आज है 11 मार्च 2026 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। बुधवार 11 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार के दौरान तेज गिरावट देखने को मिली और खास तौर पर दोपहर 3 बजे के बाद दबाव और बढ़ गया। हालांकि पूरे बाजार में माहौल पूरी तरह नकारात्मक नहीं था, क्योंकि कई शहरों में खरीदारी भी देखने को मिली और बड़ी संख्या में स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड करते रहे। दिन के अंत में सेंसेक्स लगभग 1.72% गिरकर 76,863 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 भी करीब 417 अंक की गिरावट के साथ 23,843.75 पर बंद हुआ। यानी दोनों बड़े इंडेक्स में लगभग 1.5% से ज्यादा की कमजोरी दर्ज की गई। इस गिरावट में सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो सेक्टर के शेयरों में देखने को मिला। इन सेक्टरों के कई बड़े स्टॉक्स में बिकवाली होने से इंडेक्स पर सीधा असर पड़ा और बाजार नीचे खिसक गया। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने बड़े इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी वे भी आखिर में लाल निशान में ही बंद हुए। बाजार की इस गिरावट का असर निवेशकों की संपत्ति पर भी पड़ा। एक ही दिन में निवेशकों की कुल संपत्ति में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले ट्रेडिंग सेशन के लगभग 447 लाख करोड़ रुपए से घटकर करीब 442 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ गया। बाजार पर दबाव का एक बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली भी रही। 10 मार्च को एफआईआई ने करीब 4,673 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि डीआईआई ने लगभग 6,333 करोड़ रुपए की खरीदारी की। पिछले करीब एक साल से यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं और घरेलू संस्थाएं बाजार को संभालने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा बाजार में मुनाफा वसूली का असर भी देखने को मिला। दरअसल पिछले कारोबारी सत्र में बाजार में अच्छी तेजी आई थी और निफ्टी करीब 24,261 तथा सेंसेक्स लगभग 78,206 के स्तर पर बंद हुए थे। ऐसे में कई निवेशकों ने तेजी का फायदा उठाते हुए अपने मुनाफे को बुक किया, जिससे बाजार में दबाव बढ़ गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई। खबरें सामने आईं कि अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ईरान के 16 ऐसे जहाज़ों को डुबो दिया जो कथित तौर पर समुद्री रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहे थे। ये रास्ता दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक माना जाता है, इसलिए इस इलाके में तनाव बढ़ने से ग्लोबल बाजार भी सतर्क हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर समुद्र में बिछाई जा रही बारूदी सुरंगें नहीं हटाई गई तो इसके गंभीर सैन्य परिणाम हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये टकराव जल्दी खत्म भी हो सकता है, इसलिए बाजार को एक साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई है। बाजार में बढ़ती अस्थिरता का असर इंडिया विक्स पर भी साफ दिखाई दिया। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास इंडिया विक्स लगभग 11% उछलकर 21.10 के स्तर तक पहुंच गया। आमतौर पर जब विक्स 20 के ऊपर चला जाता है तो इसे इस संकेत के रूप में देखा जाता है कि बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ रही है और आगे उतार चढ़ाव भी तेज रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 1.8% चढ़कर $90 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। इससे पहले पिछले सत्र में इसमें करीब 11% की बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन नए हमलों की खबरों से कीमतों में फिर उछाल आ गया। यूके नेवी की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और फारिस की खाड़ी में 3 जहाज़ों पर हमला हुआ है। ये इलाका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग रूट्स में से एक माना जाता है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की घटना का असर सीधे वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। यूरोप के बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली। यूरोप का प्रमुख इंडेक्स स्टॉक्स यूरोप 600 लगभग 0.9% गिर गया, जिससे ये साफ संकेत मिला कि मिडिल ईस्ट का तनाव केवल एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप के निवेशकों को भी प्रभावित कर रहा है। वहीं अमेरिका की फ्यूचर्स मार्केट में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं दिखा। S&P 500, नैस्डैक 100 और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स लगभग स्थिर नजर आए, क्योंकि निवेशक अब अमेरिका के आने वाले महंगाई के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे आगे ब्याज दरों की दिशा का अंदाजा लगेगा। एशियाई बाजारों में हालांकि थोड़ा सकारात्मक रुख देखने को मिला। MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स करीब 0.9% ऊपर रहा, जबकि MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में करीब 0.8% की बढ़त दर्ज की गई।
कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। MCX पर चांदी की कीमत करीब 2.6% गिरकर लगभग 2,70,600 रुपए प्रति किलो तक आ गई, जबकि सोने का भाव करीब 0.76% गिरकर 1,62,055 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों पर दो अलग अलग तरह की ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन एसेट्स की मांग बढ़ाता है, जबकि दूसरी तरफ मजबूत डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी इनकी तेजी को सीमित कर रही है। इसी बीच एल्यूमिनियम की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। MCX पर एल्यूमिनियम की कीमत 343 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर पहुंच गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका भाव $3400 प्रति टन के पार चला गया, जो 4 साल का ऊपरी स्तर माना। एल्यूमीनियम की कीमतों में इस तेजी की सबसे बड़ी वजह सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के प्रभावित होने की आशंका से फारस की खाड़ी क्षेत्र से होने वाली शिपमेंट पर असर पड़ सकता है। ये इलाका वैश्विक एल्यूमीनियम उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा देता है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की रुकावट का असर पूरी दुनिया की सप्लाई पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ चीन भी तुरंत उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहाँ सरकार ने एल्यूमीनियम उत्पादन पर करीब 45 मिलियन टन की सीमा तय कर रखी है, ताकि ओवर कैपेसिटी को नियंत्रित किया जा सके। वहीं इंडोनेशिया में भी उत्पादन बढ़ाने की कोशिशें ऊर्जा लागत बढ़ने और नियमों से जुड़ी चुनौतियों के कारण धीमी पड़ रही हैं। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंडस्ट्री जैसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी स्टोरेज और सोलर पैनल सेक्टर में एल्यूमीनियम की मांग लगातार बढ़ रही है। मजबूत मांग और संभावित सप्लाई संकट का यही कॉम्बिनेशन फिलहाल एल्यूमीनियम की कीमतों को ऊपर बनाए हुए है। आज IPO बाजार में भी अच्छी हलचल देखने को मिली। राजमार्ग इंफ्रा, इनविट और एप्सिस एरोकॉम के IPO आज से निवेशकों के लिए खुल गए हैं। वहीं इनोवेशन IPO दूसरे दिन में पहुंच गया, लेकिन पहले दिन इसे सिर्फ 0.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। इसके अलावा राजपुताना स्टेनलेस IPO में निवेश का आज आखिरी मौका है। दूसरे दिन तक इस IPO को करीब 0.42 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, और अगर सब कुछ तय समय के अनुसार रहा तो इसकी संभावित लिस्टिंग 16 मार्च को हो सकती है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध तनाव का असर अब भारत के ऊर्जा सेक्टर पर भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के मुताबिक अगर ईरान से जुड़ा तनाव लंबा चलता है और तेल सप्लाई बाधित रहती है, तो भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और गेल लिमिटेड के कैश फ्लो पर दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज लंबे समय तक बंद रहता है या कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं, तो इससे कंपनियों की कमाई, कर्ज और नकदी स्थिति जैसे वित्तीय संकेतकों पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकारी कंपनियों को सरकार के समर्थन से कुछ राहत मिल सकती है। फिच के विश्लेषण के मुताबिक सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भारत पेट्रोलियम की बैलेंस शीट सबसे मजबूत मानी जा रही है। इसके बाद इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम आते हैं, लेकिन लंबे संकट में BPCL की स्थिति सबसे बेहतर बताई गई है। अगर मिडिल ईस्ट से LNG सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर गेल लिमिटेड पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी लगभग आधी नेचुरल गैस आयात करता है और करीब 60% LNG मिडिल ईस्ट से आती है। सप्लाई एक तिमाही बाधित होने पर गेल का EBITDA नेट लेवरेज लगभग 2.5 गुना तक जा सकता है। फिच का कहना है कि अगर ब्रेंट क्रूड करीब $90 प्रति बैरल तक पहुंच जाता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर कर्ज का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। ऐसे समय में रिफाइनिंग से मुनाफा बढ़ सकता है, लेकिन पेट्रोल डीजल बेचने से होने वाला मार्केटिंग मुनाफा लगभग खत्म हो सकता है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी रिफाइनर कंपनियों पर इसका मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को लेकर नई चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है, ताकि युद्ध से हुए आर्थिक नुकसान की कुछ भरपाई की जा सके। मिडिल ईस्ट के इस तनाव का असर अब भारत की गैस सप्लाई पर भी दिखने लगा है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने बताया है कि कुछ सप्लायर्स ने गैस सप्लाई कम कर दी है, जिससे कंपनी के इंडस्ट्रियल ग्राहकों को दी जाने वाली गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 लागू किया है, जिसके तहत गैस सप्लाई में प्राथमिकता तय की गई है। इस आदेश के अनुसार सबसे पहले घरेलू पाइप्ड गैस यानी PNG और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली CNG को गैस दी जाएगी। अगर LPG यानी खाना पकाने वाली गैस की बात करें तो भारत में इसकी सप्लाई भी काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर है। भारत अपनी LPG जरूरत का करीब 60% आयात करता है और इसमें से 80 से 90% सप्लाई कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुवैत जैसे देशों से आती है। भारत में LPG की मांग भी पिछले 10 साल में तेजी से बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 में LPG खपत 21.61 मिलियन टन थी, जो 2024-25 में बढ़कर 31.3
1.2 मिलियन टन हो गई है, यानी करीब एक दशक में इसकी खपत में लगभग 43% की बढ़ोतरी हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव और सप्लाई चेन पर दबाव का असर अब कीमतों पर भी दिखने लगा है। 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर करीब 913 रुपए का हो गया है। वहीं 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर करीब 110 रुपए बढ़कर लगभग 1888 रुपए के आसपास पहुंच गया है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए गैस सप्लाई को प्राथमिकता दी है। इसकी वजह से बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम जैसे शहरों में कई रेस्टोरेंट्स को अपना गैस इस्तेमाल कम करना पड़ा है और वे इंडक्शन कुकर, इलेक्ट्रिक ओवन या कोयले वाले तंदूर जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ जगहों पर गैस की कमी के कारण ब्लैक मार्केटिंग की खबरें भी सामने आई हैं, जहां सिलेंडर 2800 से 3000 रुपए तक बिक रहे हैं, जो आधिकारिक कीमत से काफी ज्यादा है। सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए सरकार ने एक और नियम लागू किया है। अब एलपीजी सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पहले ये अवधि 21 दिन थी। इसके अलावा सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन लगभग 10% तक बढ़ाने का निर्देश दिया है और घरेलू उपभोक्ताओं को कमर्शियल और औद्योगिक मांग से ऊपर प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही भारत अब एलपीजी सप्लाई के नए स्रोत भी तलाश रहा है और अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों से अतिरिक्त आयात की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है, ताकि सप्लाई चेन पर मिडिल ईस्ट की निर्भरता कुछ हद तक कम की जा सके। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की कंपनी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल अपने ग्लोबल बिजनेस को मजबूत करने के लिए लगातार विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी ने 10 मार्च 2026 को युताका ऑटो पार्ट्स इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। ये डील एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण का हिस्सा है, जिसके तहत संवर्धना मदरसन अपने सब्सिडरी मदरसन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बीवी के जरिए जापान की युताका गिकेन में 81% और शिन्निची कोग्यो में 11% हिस्सेदारी खरीद रही है। इंश्योरेंस सेक्टर से खबर है कि एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने पार्थनल घोष को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया है। वो 16 अप्रैल से पद संभालेंगे और मौजूदा एमडी एंड सीईओ अनुज त्यागी की जगह लेंगे। हालांकि इसके लिए अभी नियामकीय मंजूरी भी जरूरी होगी। वॉस्कॉन इंजीनियरिंग को एक नया प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लगभग 115.9 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, जिसके तहत शहर के साउथ वेस्ट जोन में लोटस पार्क नाम का बड़ा पार्क विकसित किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट लगभग 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। ओमनीटेक इंजीनियरिंग को भी बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने वेदरफोर्ड प्रोडक्ट्स GmbH के साथ मास्टर परचेज एग्रीमेंट के तहत करीब 920 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया है और इस खबर के बाद कंपनी के शेयर NSE पर करीब 8.30% उछलकर 208.95 रुपए तक पहुंच गए। विप्रो लिमिटेड ने ट्रू स्टेज के साथ एक मल्टी ईयर यानी कई सालों का बड़ा समझौता किया है। इस डील के तहत विप्रो ट्रू स्टेज के रिटायरमेंट सर्विस बिजनेस को आधुनिक टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने में मदद करेगी, ताकि ग्राहकों का अनुभव बेहतर हो और कंपनी की कामकाजी क्षमता भी बढ़े। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब भारतीय कंपनियों पर भी दिखने लगे हैं। बोरोसिल लिमिटेड ने बताया कि एलपीजी सप्लाई में कटौती के कारण जयपुर प्लांट में बोरोसिलिकेट ग्लास की एक फर्नेस को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, जबकि ओपल ग्लास का उत्पादन भी कुछ हद तक कम किया गया है। हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने करीब 1500 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने की मंजूरी दी है। ये फंड इक्विटी शेयर के जरिए जुटाया जाएगा। हालांकि इसके लिए शेयरधारकों और नियामकीय मंजूरी अभी बाकी है। कंपनी की तीसरी तिमाही का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 39.8% गिरकर 53.4 करोड़ रुपए रह गया। पॉलीकैब लिमिटेड को लेकर मैनेजमेंट का कहना है कि निकट अवधि में कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट यानी करीब 4 से 6% के आसपास रह सकती है। हालांकि लंबे समय के लिए कंपनी का आउटलुक सकारात्मक बताया गया है, क्योंकि सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च से इस सेक्टर में मांग मजबूत बनी हुई है। दिलीप बिल्डकॉन को कर्नाटक में एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को बेलागावी में 400 केवी सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा करीब 1850 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है, जिसे 35 साल की टैरिफ बेस्ड कंपेटिटिव बिडिंग और बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किया जाएगा। बजाज फाइनेंस के शेयरों में हाल के दिनों में दबाव देखने को मिला है। बजट के बाद जो तेजी आई थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और मार्च महीने में अब तक शेयर करीब 10% गिर चुका है। साथ ही चार्ट पर RSI इंडिकेटर 31 के आसपास पहुंच गया है, जो ओवरसोल्ड जोन के करीब माना जाता है। रेलटेल कॉरपोरेशन को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से करीब 115.20 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसे सितंबर 2034 तक पूरा करना है। इसके अलावा कंपनी ने 5 मार्च 2026 को गेल लिमिटेड के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक MOU भी साइन किया है। हालांकि ये समझौता अभी बाध्यकारी नहीं है।
ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर अपनी कवरेज शुरू करते हुए इसे ओवरवेट रेटिंग दी है और शेयर के लिए 2170 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज के मुताबिक मौजूदा स्तर से इस शेयर में करीब 25% तक की संभावित तेजी देखने को मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि मैक्स फाइनेंशियल को कवर करने वाले सभी 29 एनालिस्ट फिलहाल इस शेयर पर बाय या ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन का ये भी कहना है कि हालिया गिरावट के बाद इंश्योरेंस सेक्टर के कई शेयर वैल्यूएशन के लिहाज से आकर्षक नजर आने लगे हैं। इसी वजह से जेपी मॉर्गन ने मैक्स फाइनेंशियल के साथ साथ इसके कुछ बड़े प्रतिस्पर्धियों जैसे SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और LIC पर भी ओवरवेट यानी सकारात्मक नजरिया जताया है। देश में बढ़ती गर्मी का असर एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियों के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवेल्स और LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जैसी कंपनियों के शेयरों में 5% तक की तेजी देखी गई, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ AC की मांग तेज होने की उम्मीद है। स्टील सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जिंदल स्टील को ओडिशा में ठाकुरानी A1 आयरन और ब्लॉक के लिए प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया है। कंपनी ने इस ब्लॉक के लिए 101.20% प्रीमियम बोली लगाई है और ये खदान करीब 202 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें करीब 50 मिलियन टन आयरन ओर का भंडार बताया जा रहा है। हाल की गिरावट के बाद IT सेक्टर के कई शेयर दबाव में है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का मानना है कि लंबी अवधि में इस सेक्टर की ग्रोथ कहानी अभी भी मजबूत बनी हुई है। इसी वजह से ब्रोकरेज ने भारत की टॉप 10 IT सर्विस कंपनियों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज ने हाल ही में HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की रेटिंग अपग्रेड कर बाय कर दी है। हालांकि टारगेट प्राइस में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे HCL टेक का टारगेट 1550 रुपए, विप्रो का 240 रुपए, टेक महिंद्रा का 1650 रुपए और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का 550 रुपए रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बढ़ती चिंताओं की वजह से IT शेयरों में गिरावट आई है। इसी कारण निफ्टी IT इंडेक्स साल के पहले 2 महीनों में ही 20% से ज्यादा गिर चुका है और कई कंपनियों के शेयर 12 से 30% तक टूट गए हैं। इसके बावजूद ब्रोकरेज का कहना है कि नई तकनीक आने से IT कंपनियों की जरूरत खत्म नहीं होगी। कंपनियों को अपने डिजिटल सिस्टम को डिजाइन, मैनेज और कस्टमाइज करने के लिए अब भी IT सर्विस कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गिरावट के बाद इन शेयरों का वैल्यूएशन निवेश। अगर इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष समझें तो आज बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहां सेंसेक्स करीब 1.7% टूटकर 76,863 पर और निफ्टी 50 करीब 417 अंक गिरकर 23,843 पर बंद हुआ। बैंकिंग, फाइनेंशियल और ऑटो सेक्टर के शेयरों में बिकवाली ज्यादा रही, जबकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और मुनाफा वसूली ने बाजार की कमजोरी को और बढ़ा दिया। वहीं वैश्विक स्तर पर भी अनिश्चितता बढ़ती दिख रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और गैस सप्लाई पर असर की खबरों से ऊर्जा सेक्टर पर दबाव की आशंका है। इसी के साथ कई कंपनियों से जुड़े बड़े अपडेट भी आए, अलग अलग सेक्टर की कंपनियों से जुड़ी अहम खबरें। कुल मिलाकर बाजार में फिलहाल उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है, लेकिन कई सेक्टर जैसे IT, इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ब्रोकरेज अब भी लंबी अवधि में सकारात्मक नजर आ रहे हैं। इसलिए निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे खबरों, ग्लोबल संकेतों और सेक्टर ट्रेंड पर नजर रखें। और दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।